Once again, welcome to all my dear students. According to your watching time, a very good morning, a very good afternoon and a very good evening. Students, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रश्न संग्रह 1.5 इसके हम लोग 3 प्रश्न कर चुके हैं और इस लेक्चर में हम लोग इस प्रश्न संग्रह के बाकी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट, इस प्रश्न संग्रह 1.5 में कुल मिला के 6 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें से हम लोग 3 प्रश्न हल कर चुके हैं। आज हम लोग चौथे प्रश्न से देखते हैं कि चौथा प्रश्न क्या है और किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो आइए चौथा प्रश्न देखते हैं। यहाँ स्क्रीन पर आपका चौथा प्रश्न दिख रहा है, तो वीडियो को पॉज करके पहले आप प्रश्न को लिख लीजिए, उसके बाद फिर प्रश्न को हम लोग समझते हैं। तो चौथा प्रश्न है स्टूडेंट, किसी भिन्न का हर उसके अंश के दुगुने से 4 अधिक है। अंश और हर दोनों में से 6 घटाने पर हर अंश का 12 गुना होता है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? हमको एक भिन्न ज्ञात करना है और इसमें 2 शर्त दिया है। दोनों शर्तों से हमको 2 समीकरण बनाना है। तो किस तरह से शर्त दिया है? किसी भिन्न का हर उसके अंश के दुगुने से 4 अधिक है। जब हम लोग कोई भिन्न लिखते हैं तो उसका अंश लिखते हैं, ऊपर क्या लिखते हैं? अंश लिखते हैं, और बटे में क्या लिखते हैं? हर लिखते हैं। तो बच्चों, जैसा कि हम लोग 2 चरांकों वाले रेखीय समीकरण पढ़ रहे हैं, तो 2 चरांक हम लोग मान लेंगे। तो माना भिन्न का अंश क्या है? x है, और भिन्न का हर क्या है? y है। तो ये हमारा अभिष्ट भिन्न हो जाएगा। माना भिन्न का अंश x और भिन्न का हर क्या है? y है। अब हम लोग जो शर्त दिया है उस शर्त के हिसाब से समीकरण बनाएंगे। तो पहली शर्त क्या दिया है? किसी भिन्न का हर क्या हमने माना है? y। किसी भिन्न का हर मतलब क्या? y माना है। किसी भिन्न का हर उसके अंश के दुगुने से 4 अधिक है। अंश क्या है? x है, तो अंश का दुगुना क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। a अंश का दुगुना हो गया। अब शर्त जरा देखते हम लोग ध्यान से। किसी भिन्न का हर मतलब y अंश के दुगुने से 4 अधिक है। अंश का अगर हम लोग दुगुना कर देते हैं तो भी हर क्या होता है? 4 अधिक होता है। मतलब दोनों में अंतर कितने का है? 4 का अंतर है। मतलब ऐसे हम लोग समीकरण बना सकते हैं, y माइनस 2x बराबर 4। क्या बात समझ में आई क्या? किसी भिन्न का हर अंश के दुगुने से कितना अधिक है? 4 अधिक है। मतलब हर में से अगर अंश का दुगुना घटा दिया जाए तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो बच्चों, ये हो जाएगा समीकरण 1। समीकरण 2 कैसे बनाएंगे? दूसरी शर्त से। अंश और हर दोनों में से 6 घटाने पर, अंश क्या माना है? x में से 6 घटाएंगे, x माइनस 6, और हर में से 6 घटाएंगे तो y माइनस 6। 6 घटाने पर क्या होता है? 6 घटाने पर हर, 6 घटाने के बाद हर क्या है? y माइनस 6। यह जो हर है 6 घटाने पर अंश का 12 गुना हो जाता है। अंश का 12 गुना। अंश कितना? x माइनस 6। किसके बराबर होता है? अंश के 12 गुने से। तो इसमें 12 का गुणा कर दिया। तो इसको जब हम लोग सरल करेंगे, y माइनस 6 बराबर इसका इसमें गुणा कर दिया 12x, 12 छंग कितना? 72 हो गया। ये 12x को इधर लाएंगे, y माइनस 12x बराबर माइनस 72, और माइनस 6 को इधर कर लिया प्लस 6, तो y माइनस 12x बराबर माइनस 72 प्लस 6। ये आप देख रहे हैं संख्याओं में विपरीत चिन्ह है। एक संख्या माइनस में है, दूसरी संख्या प्लस में है।
तो जब संख्याओं में विपरीत चिन्ह होता है तो हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं। बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाते हैं और चिन्ह किसका लिखेंगे, बड़ी संख्या का। तो बड़ी संख्या 72 है, इसका चिन्ह माइनस है। 72 में से हम लोग 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 66 बच जाएगा। तो ये हो गया बच्चों समीकरण 2। तो इस तरह से आप देख रहे हैं समीकरण 1 और समीकरण 2, ये दोनों समीकरण मिलेगा तो इन दोनों समीकरणों को हम लोग क्या करेंगे, हल कर लेंगे। तो आइए अब इसको सिस्टमेटिक, इसका सलूशन हम लोग लिखते हैं। माना भिन्न का अंश x तथा हर y है। माना भिन्न का अंश को क्या मानेंगे, x मान लिया। माना भिन्न का अंश x तथा हर y है। तो बात समझ में आ रही है। दो चरांकों वाले समीकरण है तो हमने दो चर मान लिया, अंश मान लिया x, हर मान लिया y। अब लिखेंगे प्रथम शर्त के अनुसार पहली शर्त के अनुसार हम लोग समीकरण बनाएंगे। तो पहली शर्त, जैसा कि अभी हमने समीकरण बनाया था, पहली शर्त क्या है, किसी भिन्न का हर उसके अंश के दुगुने से 4 अधिक है। किसी भिन्न का हर मतलब y, अंश के दुगुने, अंश का दुगुना 2x हो गया। भिन्न का हर अंश के दुगुने से 4 अधिक है, मतलब दोनों में 4 का अंतर है, तो बराबर 4 लिख दिया। ये हो गया समीकरण 1। अब दूसरी जो शर्त दिया है, ये बोल रहा है कि अंश और हर दोनों में से 6 घटाने पर, अंश और हर दोनों में से 6 घटाने पर दूसरी शर्त के अनुसार समीकरण कैसे बनाएंगे, अंश और हर दोनों में से 6 घटाने पर। तो अंश क्या माना है, अंश माना है x, हर क्या माना है, हर माना है y। दोनों में से 6 घटाने पर अंश कितना हो जाएगा, x माइनस 6, हर में से 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, y माइनस 6 हो जाएगा। अब एक रिलेशन दिया है कि 6 घटाने पर जो हर है, हर कितना, y माइनस 6, ये अंश का कितना गुना हो जाता है, 12 गुना हो जाता है। तो मुझे लगता है समीकरण आपको समझ में आया होगा। तो दूसरी शर्त के अनुसार जो समीकरण बन रहा है, y माइनस 6 बराबर 12 गुना किसका, x माइनस 6 का। तो इसको एक बार और समझ लीजिए, अंश और हर में से 6 घटाने पर, जब आप अंश में से 6 घटाएंगे तो नया अंश क्या मिल जाएगा, x माइनस 6। हर में से 6 घटाएंगे तो नया हर क्या मिलेगा, y माइनस 6। अब क्या बोल रहा है कि जो हर है वह अंश का 12 गुना हो जाता है। तो हर बराबर 12 गुना किसका, 12 गुना अंश का। तो आइए इसको और थोड़ा सरल करके हम लोग समीकरण लिख लेते हैं। y माइनस 6 बराबर, इधर 12 का गुणा कर दिया, 12x माइनस 12 छंग 72 हो गया। तो y माइनस 6 बराबर कितना, अच्छा इसको हम लोग ऐसा करते हैं, ये 12x इधर कर लेते हैं, माइनस 12x बराबर किधर है, बराबर कितना है, माइनस 72। ये माइनस 6 हम लोग इधर ले लेते हैं, प्लस 6 हो जाएगा। तो y माइनस 12x बराबर माइनस 72 प्लस 6। दोनों संख्याओं का चिन्ह कैसा है, विपरीत चिन्ह है। और जब चिन्ह विपरीत होता है तो आप क्या करते हो, संख्याओं को घटा देते हैं, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं। तो 72 में से 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 66। लेकिन ये भी ध्यान रहे कि चिन्ह हम लोग किसका लिखते हैं, बड़ी संख्या का। तो बड़ी संख्या क्या है, 72, तो माइनस हो गया यहां पर, ये हो गया समीकरण 2। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा समीकरण बन गया, समीकरण रेडी हो गया। इसके बाद बहुत सिंपल है, जब आप समीकरण बना लेते हैं तो उन दोनों समीकरणों को आप किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। किसी भी विधि कहने का मतलब हमारे पास 4 विधियां हैं। 4 विधियां हैं, कौन कौन सी, गुणांकों को बराबर करके हल करना, प्रतिस्थापन विधि से हल करना, आलेख विधि से हल करना, और चौथी विधि कौन सी है,
क्रैमर की पद्धति, क्रैमर के नियम से हल करना। तो मैंने जैसा कि आपको बताया है कि ज्यादा कोशिश करो कि गुणांकों को बराबर करके हल किया करो। तो यहां पर अगर ध्यान से आप देखें, क्या ध्यान से देखें, समीकरण 1 और समीकरण 2, तो आपको दिख रहा होगा इसमें y है, इसमें y है, इसका मतलब y का गुणांक क्या है, बराबर है। जब y का गुणांक बराबर है मतलब हमको y का गुणांक बराबर करने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग क्या ध्यान देंगे कि इसको एलिमिनेट कैसे करेंगे। जिसका गुणांक बराबर होता है या हम लोग बराबर करते हैं उसी को हम लोग क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, मतलब उसको खत्म कर देते हैं। तो आइए इसमें समीकरण 1 में से 2 घटाएंगे तो y कट जाएगा, या फिर आप 2 में से 1 को घटा दो, किसी में से भी किसी समीकरण को घटा सकते हैं। तो आइए किस में से किसको घटा दूं, 1 में से 2, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करने पर, घटाने पर। किस में से किसको घटा रहे हैं, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा रहे हैं। तो समीकरण 1 को हम लोग क्या करेंगे, ऊपर लिख लेंगे y माइनस 2x बराबर 4, ये हमारा समीकरण 1 है। और समीकरण 2 है y माइनस 12x बराबर कितना, माइनस 66 है, ये समीकरण 2 है। और जब घटाते हैं तो मालूम है आपको, घटाते समय चिन्ह बदल जाता है। ये प्लस लिखा है तो क्या हो जाएगा, माइनस, ये माइनस है तो क्या हो गया, प्लस हो गया, ये माइनस है तो क्या हो गया, प्लस हो गया, ये प्लस y माइनस y से कट गया। अब यहां पर एक चीज ध्यान देना है, प्लस 12x मतलब ऐसा 12x प्लस 12x, इसमें से क्या करना है, 2x घटाना है। तो ये तो बहुत सिंपल है, 12x में से 2x घटाओगे कितना, 10x आएगा। अब यहां पर देखो 66, ये प्लस हो गया, अभी प्लस 66 प्लस 4 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। तो 10x बराबर क्या मिल गया, 70। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, x का मान निकाल लेंगे। तो आइए x बराबर 70, ये 10 का इधर गुणा है, इधर करेंगे बटे हो गया, मतलब भाग लग गया, 10 एक्के 10 सत्ते 70। तो x का मान आ गया कितना, x बराबर 7। जब एक चरांक का मान आप निकाल लेते हैं तो दूसरे चरांक का मान कैसे निकालते हैं, यही चरांक का मान किसी एक समीकरण में रखेंगे, दूसरे चरांक का मान आ जाएगा। तो आइए x बराबर 7 किस में रख दूं, समीकरण 1 में। अब x बराबर 7 यह मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, y माइनस 2x, y माइनस 2x। तो x का यहां पर हम लोग क्या करेंगे, मान रखेंगे। मान कितना है x का, 7। y माइनस 2x बराबर कितना है, 4। तो आइए इसको हल कर लेते हैं। y माइनस कितना हो गया, 214 बराबर 4। अब यहां से y निकालेंगे तो 4 माइनस 14 इधर करेंगे प्लस 14। तो यहां पर देखो मैं यहां लिख दे रहा हूं, y बराबर मिल गया 4 धन 14 बराबर कितना, 18। तो y का मान मिल गया 18। x का मान कितना मिला है, 7। x और y हमको अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है। वो क्या पूछ रहा था, भिन्न ज्ञात करो। जो 2 शर्त दिया है उन दोनों शर्तों को संतुष्ट करने वाला अंश और हर ज्ञात करना है। तो अतः अभिष्ट भिन्न, आंसर यहां लिख रहा हूं, अतः अभिष्ट मतलब समझते हैं, रिक्वायर्ड जो हमको चाहिए। अतः अभिष्ट भिन्न क्या हो जाएगी, अंश किसको माना है, x को। अंश किसको माना आपने, x को। हर किसको माना है, y को। तो x का मान कितना आया है, x का मान आया है 7, y का मान कितना, 18। अतः अभिष्ट भिन्न कितना हो गई, 7/18 है, 7/18 है। तो आइए जरा हम अपने आंसर को चेक करते हैं कि हमारा आंसर राइट है कि रॉन्ग है। तो आंसर कैसे हम लोग चेक करेंगे, जो इसमें शर्त दिया है किसी एक शर्त में दोनों मार रख के देखते हैं।
अच्छा, पहली शर्त क्या दिया है? पहली शर्त दिया है हर भिन्न का हर अंश के दुगुने से 4 अधिक है। भिन्न का हर कितना है? 18 है। भिन्न का हर यही है ना, 18। अंश के दुगुने से 4 अधिक है। अंश का दुगुना, अंश कितना है? 7 है। अंश का दुगुना मतलब 7 का दुगुना कितना हो जाएगा? 14। तो क्या ये हर जो है इसके दुगुने से देख रहे हो 4 अधिक है ना, 4 का अंतर बता रहा है। अतः हमारा प्रश्न क्या है? सही है। इसका आंसर कितना है? 7/18। अतः हमारा अभीष्ट भिन्न क्या है? 7/18। वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर को लिख लीजिए। तो बच्चों आइए देखते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न यहां दिख रहा है, पहले आप प्रश्न को नोट कर लीजिए, उसके बाद और अच्छे से समझ में आएगा। तो पांचवा प्रश्न क्या है? 10 टन क्षमता वाले मालवाहक ट्रक में ए और बी ऐसे 2 प्रकार के बक्से भरे हैं। यदि ए प्रकार के 150 बक्से तथा बी प्रकार के 100 बक्से भरे हैं तो ट्रक की 10 टन की क्षमता पूर्ण हो जाती है। आइए थोड़ा थोड़ा समझते चलते हैं। कोई मालवाहक ट्रक है। मालवाहक ट्रक मतलब जो ट्रक माल की ढुलाई करती है, माल का ढोना। ट्रक होती है ना, माल का ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो ट्रक की क्षमता कितनी है, मतलब उसमें कितना वजन भरा जा सकता है? 10 टन। टन समझते हैं ना, टन जो होती है वजन की एक इकाई होती है, जैसे किलोग्राम होता है, ग्राम होता है। ऐसे ही ज्यादा क्षमता जो ट्रक की होती है उसमें हम लोग 100 किलोग्राम को क्या बोलते हैं? 1 क्विंटल बोलते हैं। फिलहाल हम लोग प्रश्न देखते हैं। जो ट्रक है, मालवाहक जो ट्रक है, मान लो ये ट्रक है, ये ट्रक है, इसमें 2 प्रकार के बक्से, बॉक्स, 2 प्रकार के बक्से भरे हैं। तो मान लो ए और बी प्रकार के 2 बक्से हैं। जो माल इसमें भरा जा रहा है, 2 प्रकार के बक्से इसमें रखे जा रहे हैं। एक बक्से का नाम दे दिया बॉक्स ए है और दूसरे का नाम दिया है बॉक्स बी। और इस ट्रक की क्षमता कितनी है? 10 टन है। 10 टन वजन से ज्यादा इसमें नहीं भरा जा सकता। तो क्या इसमें बोल रहा है? यदि ए प्रकार के 150 बक्से, ये जो ए प्रकार के बॉक्स रखे गए हैं इनकी कितनी संख्या? 150। और बी प्रकार के जो बक्से हैं, कितने बक्से रखे गए हैं? 100 बक्से रखे गए हैं। इतना रखने से ये जो ट्रक है ना, इसकी क्षमता जो है 10 टन पूर्ण हो जाती है। तो मतलब पूरा वजन, दोनों बक्सों का वजन मिला के, वजन मतलब भार मिला के कितना हो जाता है? 10 टन हो जाता है। और दूसरा बोल रहा है, दूसरी शर्त, ये तो एक पहली शर्त हो गई। दूसरी शर्त क्या है? यदि ए प्रकार के 260 बक्से। अब दूसरी शर्त, ये पहली शर्त हमारी खत्म हो गई। ए प्रकार के 150 बक्से, बी प्रकार के 100 बक्से रखते हैं तो जो ट्रक की क्षमता है 10 टन, ये पूरा हो जाती है। अब दूसरी शर्त बोल रहा है, यदि ए प्रकार के बक्से, कितने बक्से रख दिए जाएं? 260 तथा उस ट्रक की 10 टन क्षमता को पूर्ण करने के लिए बी प्रकार के 40 बक्से लगते हैं। तो बी प्रकार के कितने बक्से रखे जाते हैं? 40। अब अगर इनकी संख्याओं में बदलाव कर दिया जाए, बॉक्स ए के कितने बक्से? 260, बी के कितने बक्से? 40। अब मिला के 10 टन हो जाता है। तो सवाल ये है, ये पूछ रहा है प्रत्येक प्रकार के बक्सों का भार ज्ञात करो। तो ए प्रकार का जो एक बॉक्स है उसका भार कितना होगा? बी प्रकार के एक बॉक्स का भार कितना होगा? ये हमको ज्ञात करना है। तो आइए, ये जो ए प्रकार का बक्सा है, तो पहले हम लोग थोड़ा रफली देख रहे हैं। ये जो ए प्रकार का एक बॉक्स है, मान लिया इसका वजन x टन है। एक बक्से का, जो ए प्रकार का एक बॉक्स है उसका वजन कितना है? x टन है।
बी प्रकार का जो बक्सा है, एक बक्से का वजन कितना मान लिया, y टन मान लिया। तो क्या 150 बक्से का ए प्रकार के कितने बक्से हैं, ए प्रकार के कितने बक्से 150, एक बक्से का वजन कितना है यक्स, तो यह 150 बक्से का वजन कितना हो जाएगा, गुणा कर देंगे 150 यक्स हो जाएगा। और बी प्रकार के कितने बक्से हैं, बी प्रकार के 100 बक्से हैं, एक बक्से का भार कितना माना है y, तो 100 बक्से का भार कितना हो गया 100y, तो दोनों मिला के 10 टन हो गया। ऐसे पहला समीकरण मिलेगा और इसी प्रकार से हम लोग दूसरा समीकरण प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए मान लेते हैं, माना कौन सा सवाल कर रहे हैं, 5वां, माना ए प्रकार के एक बक्से का भार कितना मान लिया यक्स टन, तथा बी प्रकार के एक बक्से का भार, बी प्रकार के एक बक्से का भार कितना माना y टन है, माना y टन है। अब प्रथम शर्त के अनुसार पहली शर्त क्या है, पहली शर्त बताओ, अभी रफली हमने आपको समझाया। तो पहली शर्त क्या, ए प्रकार के कितने बक्से हैं, 150 बक्सा है, तो 150 बक्सों का कुल वजन कितना हो जाएगा, 150 यक्स हो जाएगा। क्यों, एक बक्से का भार यक्स टन है, तो 150 बक्से का भार कितना होगा 150 यक्स, प्लस बी प्रकार के कितने बक्से हैं 100 बक्से हैं, तो 100 बक्सों का भार कितना 100y। तो इस प्रकार से ट्रक की जो क्षमता है 10 टन वो पूर्ण हो जाती है। तो आप देख रहे हैं एक समीकरण आपके सामने बन गया है। तो इसको हम लोग 10 से भाग देकर के संख्याओं को छोटा कर सकते हैं। तो आइए इस समीकरण को 10 से भाग देने पर, जरूरत नहीं है, अगर आप चाहें तो भाग नहीं भी देंगे तो भी चलेगा, लेकिन देख रहे हैं यहाँ 10 है, 100 है, 150 है, तो सारी संख्याएं 10 से कट रही हैं, तो हम लोग 10 से भाग देंगे, समीकरण हमारा छोटा हो जाएगा। तो इस समीकरण को 10 से भाग देने पर, तो आइए 10 से भाग दे देते हैं। 10 से भाग दिया तो 10 से भाग मतलब समझ रहे हैं 150 यक्स बटे 10 से 0 0 कट गया, कितना आया 15 यक्स। यहां पर 10 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 10y, यहां 10 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 1। तो ये समीकरण नंबर 1 हो गया। तो इसी प्रकार हम लोग समीकरण नंबर 2 बनाएंगे। तो समीकरण नंबर 2 कैसे बनाएंगे, दूसरी शर्त के अनुसार। तो दूसरी शर्त आपको दिख रही होगी, रफली हमने जहां समझाया वहां पर ध्यान दो। दूसरी शर्त के अनुसार अब बताओ ए प्रकार के कितने बक्से अभी हो गए, ए प्रकार के कितने बक्से 260, तो 260 यक्स हो गया, प्लस बी प्रकार के कितने बक्से हैं 40 बक्से हैं, तो 40 वाई हो गया, इसका पूरा वजन 40 बक्सों का वजन 40 वाई टन हो गया। तो ट्रक की क्षमता पूर्ण हो रही है और ट्रक की क्षमता दिया है 10 टन, तो बराबर 10 हो गया। तो इसको भी हम लोग 10 से भाग दे सकते हैं। तो इस समीकरण को किससे 10 से भाग देने पर, 10 से भाग देने पर, तो 10 से भाग देंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा 26 यक्स, ये 10 से भाग दे दिया तो 4y, 0 0 कट जाएगा, यहां पर बराबर 1 आ गया। तो ये हो गया हमारा समीकरण 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 हमारा रेडी हो गया है। अब इन दोनों समीकरणों को हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। तो आइए गुणांकों को बराबर करके हल कर लेते हैं, गुणांकों को बराबर करके हल कर लेते हैं। तो गुणांक किसका बराबर करना इजी है, ये देखिए यहां पर कितना है 4y है, यहां पर कितना है 10y है।
अच्छा, अगर इस समीकरण को हम 4 से गुणा कर दें तो यहाँ 40 आ जाएगा, इसको 10 से गुणा कर दें 10 चौक 40 आ जाएगा। इस प्रकार से y का गुणांक बराबर हो जाएगा। या तो आप ऐसा कर सकते हैं, इसको 2 से गुणा कर दो, 2 दहम 20, इसको 5 से गुणा कर दो, 5 चौक 20, तो थोड़ा संख्याएं छोटी रहेंगी तो सरल सवाल को हल करने में थोड़ा सरलता होगी। तो समीकरण 1 ये देख रहे हैं ना, y का गुणांक कितना है 10, यहां पर y का गुणांक कितना है 4 है। तो इसको हम ऐसे बराबर करें, इसको 2 से गुणा करेंगे, 2 दहम 20, इसको किससे 5 से, 5 चौक 20। तो आइए समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 को किससे गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर, तथा समीकरण 2 को 5 से गुणा करने पर, तथा समीकरण 2 को किससे 5 से गुणा करने पर। तो आइए गुणा करते हैं। समीकरण 1 को किससे गुणा करते हैं, 2 से। 2 गुणे 15 कितना, 30x हो गया। यहां 2 से गुणा किया 20y हो गया, बराबर 2 से गुणा कर रहे हैं तो 2 1 के 2 हो गया। ये कौन सा समीकरण बना दिया, एक नया समीकरण लिख दिया, समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 को किससे गुणा कर रहे हैं आप, समीकरण 2 को 5 से गुणा कर रहे हैं। तो 5 गुणे 26, तो 26 को 5 से गुणा कर लो, 5 6 30 हो गया, 5 दूनी 10 3 13, 130x प्लस इसको 5 से गुणा करेंगे, 5 चौक 20y बराबर 5 1 के कितना हो गया 5। ये हो गया समीकरण नंबर 4। तो आप देख रहे हैं y का गुणांक बराबर हो गया। तो y का गुणांक बराबर हो गया, तो अब हम क्या करेंगे, किसी एक समीकरण में से दूसरा घटाएंगे। तो हमेशा कोशिश करो कि बड़े समीकरण में से, मतलब जिसमें संख्याएं बड़ी हो, जिसका गुणांक बड़ा हो, उसमें से छोटा गुणांक वाला समीकरण घटा दो। तो किस में से किसको घटा दूं, समीकरण 4 में से समीकरण 3 को घटाने पर। तो आइए 4 में से 3 को घटा देते हैं, तो समीकरण 4 को ऊपर लिख लेते हैं, 130x प्लस 20y बराबर 5। ये समीकरण 4 हो गया। इसमें से किसको घटा रहे हैं, समीकरण 3 को। समीकरण 3 क्या है, 30x प्लस 20y बराबर 2, ये समीकरण 3 है। और जब घटाएंगे तो आपको मालूम है चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया। 130x माइनस 30x कितना आ गया 100x, ये इससे कट जाएगा। तो यहां पर 5 माइनस 2 कितना आ गया 3 आ गया। तो x बराबर 3 बटे कितना हो गया 100, ये हो गया x का मान। x बराबर 3 बटे 100 आ गया, x बराबर 3 बटे 100। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यही x का मान रखेंगे और y का मान निकाल लेंगे। अब x बराबर 3 बटे 100, यह मान समीकरण, कौन से समीकरण में रख दूं, x का मान 3 बटे 100 किस में रख दूं, ज्यादा इजी पड़ेगा। तो आइए समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में हम लोग क्या रखेंगे, x का मान 3 बटे 100 समीकरण 1 में रखने पर। तो आइए समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 क्या है, 15x कितना है 15x, और x का मान कितना रखेंगे, x का मान रखेंगे 3 बटे 100 प्लस कितना 10y बराबर 1, 10y बराबर 1। तो इधर आप पूरा कर लीजिए, मैं इसके बाद यहां से कंटिन्यू करूंगा। हाँ, तो आइए इसको देखते हैं कैसे हम लोग इसको सरल करेंगे। ये हो गया 15 तिया 45, 45 बटे 100, 45 बटे 100 प्लस कितना है 10y बराबर कितना 1। तो 10y बराबर 1,
इसको 45/100 को बराबर के इधर करेंगे तो माइनस हो जाएगा 45/100। अब इसको कैसे हल करेंगे, जैसे भिन्न आप हल करते हैं, 100 के कितना हो गया 100 माइनस 45 बटे कितना 100, 100 माइनस 45 कितना आएगा 55 आएगा, 55 बटे कितना हो गया 100 हो गया। तो y बराबर कितना 55/100। ये देखो ये 10 का गुणा है तो इधर आया बटे 10 हो गया, बटे 10 हो गया। तो 55 बटे कितना हो गया 1000 हो जाएगा, 55 बटे कितना 1000। अरे 100 गुणे 10 बराबर कितना 1000 हो गया। तो y का मान मिल गया 55/1000, ये y का मान हो गया। और x का मान कितना आया है 3/100। तो आइए इसका वजन देखते हैं। x क्या माना है आपने, x माना है जो A प्रकार का बक्सा है ना, एक बक्से का वजन x टन हमने माना है। तो x बराबर कितना 3/100। 3/100 समझते हैं क्या, 3/100, 3 को 100 से भाग देंगे 0.03 क्या टन हो गया। कितना टन हो गया, 3 को 100 से भाग दिया। किसी भी संख्या को जब हम लोग 10 से भाग देते हैं, 100 से भाग देते हैं, 1000 से, 10,000 से, तो जितना जीरो रहता है उतने अंक पे दशमलव लगा देते हैं। तो यहां पर देखो 2 जीरो है, 2 अंक पे दशमलव लगेगा, 3 एक अंक और यहाँ जीरो बढ़ा दिए, यहाँ दशमलव लगा दिए। ये तो आ गया किसमें, टन में आ गया। मान लो हमको आंसर किलोग्राम में लिखना है, तो टन को किलोग्राम में कैसे बदलोगे। एक टन में कितना किलोग्राम होता है 1000 किलोग्राम। एक टन में कितना किलोग्राम होता है, एक टन में कितना किलोग्राम होता है 1000 किलोग्राम। तो 0. इसी को हम लोग किलोग्राम में लिखेंगे, 0.03 गुणे कितना 1000। अब एक इसमें आ गया किलोग्राम में आ गया, तो किलोग्राम में इसको बदल लो, 1000 गुणे कितना 0.03। 1000 से गुणा करेंगे 2 अंक का दशमलव कट जाएगा, आ जाएगा कितना 30 किलोग्राम। मतलब जो ए प्रकार का बक्सा है, ए प्रकार के एक बक्से का वजन कितना है 30 किलोग्राम है। तो आइए x का मान निकल गया कितना 30 किलोग्राम। अब y हम लोग निकालते हैं, इधर मैं रफ कर रहा हूं। y का मान कितना आया है 55/1000। y बराबर 55/1000 मतलब 0.055 क्या टन में आया है अभी। क्योंकि हमने जो ऊपर प्रश्न माना था कि ए प्रकार के एक बक्से का भार x टन और बी प्रकार के एक बक्से का भार y टन, तो अभी फिलहाल इकाई क्या आ रही टन आ रही, तो इसको किलोग्राम में बदलेंगे 0.055। 1000 से गुणा कर दिया, 1000 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 से गुणा करो तो कितना आ जाएगा 55 किलोग्राम, 55 किलोग्राम y। अच्छा इसका इकाई भी लिख दे रहे हैं, 1 टन बराबर कितना होता है 1000 किलोग्राम। 1000 किलोग्राम को 1 टन बोलते हैं, 100 किलोग्राम को क्या बोलते हैं 1 क्विंटल बोलते हैं। तो चलिए अब आंसर हम लोग लिख दे रहे हैं। अतः ए प्रकार के एक बक्से का भार, ए प्रकार के एक बक्से का भार बताओ, x माना था तो 30 किलोग्राम हो गया, 30 किलोग्राम। तथा बी प्रकार के एक बक्से का भार कितना, बी प्रकार के बक्से का भार कितना आया है 55 किलोग्राम।
55 किलोग्राम आया है। तो आप जो शर्त दिया है उसमें प्रश्न जो x और y का मान आया है उसको रख के चेक कर सकते हैं। हाँ, तो अपने उत्तर की जांच करना आपको आता है तो वीडियो को पॉज करके आप आंसर लिख लीजिए। इस प्रश्न संग्रह का आखिरी प्रश्न देखते हैं। आखिरी प्रश्न मतलब छठवां प्रश्न है। विशाल ने 1900, यहां आपका प्रश्न दिख रहा है, यहां से आप अपना प्रश्न नोट कर सकते हैं। विशाल ने 1900 किलोमीटर के सफर में कुछ दूरी बस से और कुछ दूरी हवाई जहाज से पूरी की। बस का औसत वेग 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा हवाई जहाज का औसत वेग 700 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि सफर को उसने 5 घंटे में पूरा किया हो तो विशाल ने बस से कितने किलोमीटर सफर तय किया। तो विशाल नाम का कोई लड़का है। इस विशाल ने क्या किया, इसने यात्रा की, कितने किलोमीटर की यात्रा की, 1900 किलोमीटर की यात्रा की। तो मान लो स्थान ए से स्थान बी तक उसने यात्रा किया। ए से कहां तक यात्रा किया, बी तक। ए और बी के बीच की दूरी कितना है, 1900 किलोमीटर है। अब जो यात्रा ये 1900 किलोमीटर की यात्रा कर रहा है, कुछ दूरी उसने बस से तय किया और बाकी की दूरी को किससे तय किया, हवाई जहाज से तय किया, हवाई जहाज से पूरी की। बस का औसत वेग 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और हवाई जहाज का औसत वेग 700 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बस का औसत वेग कितना है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और हवाई जहाज का औसत वेग कितना है, 700 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब यदि उसने इस यात्रा को कितने घंटे में पूरा किया, 5 घंटे में पूरा किया। 5 घंटे में कितना यात्रा पूरा किया, इस 1900 किलोमीटर की यात्रा को यदि विशाल ने 5 घंटे में पूरा किया हो तो पूछ रहा है कि विशाल ने बस से कितने किलोमीटर सफर तय किया। बस से कितने किलोमीटर का सफर तय किया वो हमको निकालना है। तो मान लिया कि बस से विशाल ने x किलोमीटर दूरी तय की। तो आइए प्रश्न को सिस्टमेटिक ढंग से हल करते हुए चलते हैं। माना विशाल ने बस द्वारा x किलोमीटर तथा जहाज द्वारा y किलोमीटर दूरी तय की। तो मुझे लगता है ये बात समझ में आ रही होगी कि हमने 2 चर ले लिया, क्योंकि 2 चर 2 कंडीशन दिया है। इस पूरी यात्रा समझ रहे हैं क्या, 1900 किलोमीटर की यात्रा को विशाल ने कुछ दूरी जो है बस से तय किया और बाकी कुछ दूरी किससे तय किया है, हवाई जहाज से। तो हमने क्या मान लिया कि माना विशाल ने बस द्वारा x किलोमीटर की दूरी तय की तथा जहाज द्वारा कितना किलोमीटर की दूरी तय की है, y किलोमीटर की दूरी। अच्छा, कुल यात्रा कितना तय किया है, पूरी यात्रा की दूरी कितना है, 1900 किलोमीटर है। तो पहला एक समीकरण तो बहुत ही आसानी से बन जाएगा। x किलोमीटर और ये y किलोमीटर, ये दोनों बस द्वारा की गई यात्रा और जहाज द्वारा यात्रा की गई, दोनों मिला के पूरी यात्रा उसकी कंप्लीट हो जाती है। तो पूरी यात्रा कितने किलोमीटर की है, 1900 किलोमीटर की है। तो एक समीकरण तो यहां से बन जाएगा। तो ये समीकरण बनाने के लिए हम लोग क्या लिख देंगे, चूंकि विशाल ने 1900 किलोमीटर की यात्रा पूरी की या तय की,
पूरी की या तय की, इसलिए x प्लस वाई बराबर 1900, ये मान लिया समीकरण 1। अब जो दूसरी एक शर्त दिया है, जिस बस से उसने यात्रा की वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा के औसत वेग से चल रही है, तो बस से आपने कितना माना है, x किलोमीटर जाएगा, तो x किलोमीटर जाने में बताओ कितना समय लगेगा। समय बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, यही ना, ये सूत्र है ना, समय बराबर क्या, दूरी बटे चाल। अच्छा, तो बस से विशाल ने कितना दूरी तय किया है, x दूरी तय किया है, x किलोमीटर दूरी, तो समय उसको कितना लग जाएगा, x बटे 60, समय बराबर दूरी बटे चाल। बस द्वारा इतना समय लग गया। अच्छा, जहाज द्वारा कितना समय लगेगा, y बटे 700। दोनों समय मिला के कितने घंटे में यात्रा पूरी की, 5 घंटे में। इसके लिए हमको इसमें ये सूत्र लगाना पड़ा, क्योंकि जो दूसरी शर्त है उसमें समय दिया है, तो दोनों का हम लोग समय निकाल लेंगे, बस द्वारा कितना समय लगा और हवाई जहाज द्वारा कितना समय लगा। तो आइए, बस द्वारा कितना समय लग रहा है, x बटे 60 घंटे, और हवाई जहाज द्वारा कितना समय लग रहा है, y बटे 700 घंटे लग रहा है। अब यहां पर लिखेंगे, चूंकि बस की औसत चाल या वेग लिख सकते हैं, कितना है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसलिए बस द्वारा x किलोमीटर दूरी तय करने में, चलिए इधर ये डिस्टर्ब कर रहा है तो इसको मैं रफी कर दे रहा हूं, जिससे आपको अच्छे से दिखाई दे, अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए, बस द्वारा x किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, कितना समय लगेगा, x बटे 60 घंटे, तथा जहाज का औसत वेग बताओ, जहाज का औसत वेग कितना है, जहाज का औसत वेग या चाल लिख सकते हैं, कितना है, 700 किलोमीटर प्रति घंटे। तो जहाज द्वारा, किसके द्वारा, जहाज द्वारा कितना दूरी, y किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। हवाई जहाज द्वारा जो y किलोमीटर की दूरी तय की गई, कितना समय लगेगा, y बटे 700 घंटे। अब चूंकि विशाल यात्रा को क्या करता है, 5 घंटे में पूरा करता है, कितने घंटे में, 5 घंटे में पूरा करता है, इसलिए विशाल पूरी यात्रा को कितने घंटे में पूरा करता है, 5 घंटे में। मतलब बस द्वारा जितना समय लगा और जहाज द्वारा जितना समय लगा, दोनों समय को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो x बटे 60 प्लस y बटे 700 बराबर कितने घंटे हो गया, 5 घंटे। तो ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। इसको हम लोग जरा और सरल कर लेते हैं। ये जो बटे में संख्याएं हैं ना, 60 और कितना है, 700, कौन सी संख्या से इसको गुणा कर दें, कौन सी संख्या से इसको गुणा करें कि हर खत्म हो जाए। तो मतलब ये दोनों का लसा भी ले लेते हैं। तो यहां पर क्या मिला, विशाल यात्रा को 5 घंटे में पूरा करता है। 5 घंटे में पूरा करने का मतलब बस द्वारा जितना समय लगा प्लस जहाज द्वारा जितना समय लगा बराबर कितना, 5 घंटे। अब आप देख रहे हैं कि x बटे 60, बटे में 60 है, मतलब हर इसका 60 है, इसका हर 700 है, तो थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी प्रश्न को हल करने के लिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हर में संख्याएं लिखी हैं ये
हर में लिखी हुई संख्याओं को किस तरह से एलिमिनेट करना है। तो 60 और 700 का लसावी निकाल लेंगे, लसावी निकालने के बाद उसी से गुणा कर देंगे तो हर में जो संख्याएं हैं वो खत्म हो जाएंगी। तो इसका लसावी कैसे निकालेंगे? लसावी निकालना आता है क्या? अच्छा नहीं आता है तो एक बार देखिए, 60 का गुणनखंड कर लो, 2 तिहाई 6, 6 पंचे 30, दूनी 60, गुणनखंड हो गया। और 700 का गुणनखंड क्या होगा? 7 गुणे 100, 7 गुणे 100, 100 को गुणनखंड करेंगे तो 5 50 25, दूनी 50, दूनी 100, ये दोनों संख्याओं का गुणनखंड हो गया। अब लसावी कैसे लेते हैं? सामान्य गुणनखंड गुणे असामान्य, सामान्य मतलब जो दोनों में हो। ये देखो यहाँ पर 1 2 है, 1 2 यहाँ पर है तो यहाँ पर 1 2 लिख दिया, यहाँ पर 1 2 है, 1 2 यहाँ पर है तो एक बार 1 2 ये लिख दिया। ये देखो 5 दोनों में सामान्य है तो एक बार 5 लिख दिया। और इसमें क्या सामान्य दिख रहा है? अभी तो सामान्य नहीं, सामान्य मतलब कॉमन, कॉमन नहीं है तो कॉमन नहीं है तो ये संख्याएं यहां पर लिख दो, गुणे 7 गुणे 5 गुणे 3। अब सारी संख्याओं का गुणा कर लो, जो आएगा ये इसका लसावी हो जाएगा। तो गुणा कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 4 पंचे कितना हो गया? 20, यहां आ गया 20, यहां देखो कितना आ जाएगा? 7 पंचे 35, 35 तिया कितना हो जाएगा? 35 गुणे 3, 3 पच्चे 15, 3 त्रिका 9 1 10, कितना आ गया? 105 आ गया। तो 105 गुणे 20 कर दो, 0 आएगा, 2 पच्चे 10 आएगा, 2 0 0, 1 हासिल लगा 1, 2 1 के 2, कितना आ गया बच्चों? 2100। 60 और 700, 60 और 700 का लसावी कितना होता है? 2100। मतलब इस समीकरण को अगर हम 2100 से गुणा कर दें तो जो हर में संख्याएं लिखी हैं हर की संख्याएं खत्म हो जाएंगी। तो आइए इस समीकरण को 2100 से गुणा कर देते हैं। तो इस समीकरण को 2100 से क्या करने पर? गुणा करने पर। ये आपको समझ में आ रहा है क्या 2100 से गुणा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें हर में संख्याएं नहीं चाहिए। तो आइए गुणा करते हैं। x बटे कितना है? 60, किससे गुणा कर दूं? 2100 से। प्लस दूसरा पद क्या है? y बटे 700, किससे गुणा कर दूं? 2100 से, बराबर 5 गुणे 2100। तो यहां पर ये देखो 0 0 कट गया, 210, और इधर कितना है? 6, 6 से इसको काट देंगे, 6 त्रिक 18 हो गया, 3 बचा, 6 पंचे 30, मतलब कितना आ गया? 35x। यहाँ पर ये 2 0 से कट गया, 7 त्रिक 21, कितना आ गया? 3y आ गया। यहाँ गुणा करेंगे तो 0 0, 5 1 के 5, 5 दूनी 10, 10,500। ये हो गया समीकरण 2। अब हमारा दोनों समीकरण रेडी हो गया, समीकरण 1 और समीकरण 2। तो अब हम लोग गुणांक बराबर कर लेंगे। तो गुणांक बराबर करना किसका इजी है? ये देखो 3y लिखा है, यहां पर कितना लिखा है? y। इसका मतलब समीकरण 1 को हम लोग 3 से गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे तो y का गुणांक बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 1 को किससे गुणा कर दूं? समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर। तो आइए समीकरण 1 को 3 से गुणा करते हैं। कितना मिलेगा? 3x, यहां मिल गया 3x, प्लस y है, कितना हो जाएगा? 3y, बराबर 1900 गुणे 3, 3 9 27, 3 1 के 3, 2 5, कितना आ गया? 5700। ये हो गया समीकरण 3। तो अब आप देख रहे हैं कि समीकरण 2 और 3 में y का गुणांक हमने बराबर कर लिया। अब किसी एक समीकरण में से दूसरे समीकरण को जब घटाएंगे तो y कट जाएगा। तो इधर आप लोग लिख लीजिए, इधर लिख लीजिए, फिर इधर से मैं कंटिन्यू करता हूं। तो आइए समीकरण 3 में से 2 घटा दो या फिर 2 में से 3 घटा दो,
तो 2 में से 3 घटा रहे हैं, क्योंकि यहां देखो 10,500 बड़ी संख्या, इसमें से घटाना थोड़ा सा आसान रहेगा। समीकरण 2 में से समीकरण 3 को क्या करने पर, घटाने पर, तो समीकरण 2 को ऊपर लिख रहे हैं 35x प्लस कितना 3y बराबर 10,500। ये है हमारा समीकरण 2 है। अब इसके नीचे समीकरण 3 लिख लेंगे, 3x प्लस कितना 3y बराबर 5,700। ये है समीकरण 3। आइए इसको घटा देते हैं, और जब घटाते हैं तो आपको मालूम है कि चिन्ह बदलता है, प्लस है क्या होगा माइनस हो जाएगा, ये प्लस है क्या होगा माइनस, ये प्लस है क्या हो जाएगा माइनस। तो 35x में से 3x घटा दो, कितना बचेगा 32x, ये 3y माइनस 3y कट गया, बराबर यहां हम लोग घटाएंगे 2 0 2 0, तो यहां 2 0 आ जाएगा। 5 में से 7 नहीं घटेगा, तो यहां सुधार लिया 15, 15 में से 7 घटा दिया कितना 8, यहां 9, 9 में से 5 घटाएंगे कितना 4, 4,800, 4,800 आ गया। तो आइए अब x बराबर 4,800 बटे कितना, ये 32 को इधर करेंगे बटे 32 हो गया, तो कितना आ जाएगा, इसको भाग दे देंगे यहाँ पर, तो कितना इसको 16 दूनी 32, 16 तिया 48, ऊपर कितना आ गया 300, फिर 2 से इधर काट देंगे कितना 150, यक्स बराबर कितना आ गया 150। और यक्स आपने क्या माना है, विशाल बस द्वारा कितना दूरी तय किया था, x किलोमीटर, अर्थात, और प्रश्न में यही पूछ रहा है कि विशाल ने बस से कितने किलोमीटर सफर तय किया। तो विशाल ने बस द्वारा कितने किलोमीटर का सफर तय किया है, 150 किलोमीटर का सफर तय किया। अच्छा, मान लो प्रश्न में ऐसा भी आ सकता है कि विशाल बस से तथा हवाई जहाज से कितने किलोमीटर की यात्रा को तय किया। तो बस द्वारा कितना तय किया है 150 किलोमीटर, अतः विशाल ने बस द्वारा 125 किलोमीटर दूरी तय की, 125 किलोमीटर दूरी तय की। अच्छा, अगर ऐसा प्रश्न में और अगर थोड़ा जोड़ दिया कि बताओ जहाज द्वारा विशाल ने कितनी दूरी तय किया, तो आप कैसे निकालोगे, y का मान निकाल लेंगे, बराबर क्या निकाल लेंगे, y का मान निकाल लेंगे, तो विशाल द्वारा हवाई जहाज द्वारा तय की गई दूरी आ जाएगी। या तो बिना y का मान निकाले ही पूरी यात्रा कितने की थी, 1900 किलोमीटर की। अब 1900 किलोमीटर में विशाल ने 150 यानी 150 किलोमीटर किससे तय किया है, बस द्वारा तय किया है। तो जहाज द्वारा तय की गई दूरी कैसे निकालेंगे, पूरी यात्रा 1900 माइनस कितना 150। तो विशाल द्वारा जहाज से तय की गई दूरी कैसे निकालेंगे, पूरी यात्रा कितना है 1900 माइनस कितना 150, तो 1900 में से 150 घटा दो, कितना आ गया 1750 किलोमीटर। या ये तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, वो या फिर y का मान निकाल लो, तो दोनों ही विधियां सही है। तो इस प्रकार से बच्चों आज हमारा प्रश्न संग्रह 1.5 खत्म हो गया। अब इसके बाद प्रश्न संग्रह, इसके बाद कौन सा प्रश्न संग्रह है, इसके बाद प्रश्न संग्रह है आपका प्रश्न संग्रह नहीं, प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 1 है। उसके सारे प्रश्नों को आप ट्राई कीजिए
और मुझे भरोसा है आप सारे प्रश्नों को हल कर लेंगे। अगले वीडियो लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा जो प्रकृति प्रश्न संग्रह के कठिन सवाल हैं, जो थोड़ा डिफिकल्ट हैं, ऐसे डिफिकल्ट नहीं होंगे, आप लोग कर लेंगे, लेकिन वो सारे हम कोशिश करेंगे हल करने की जो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगते हैं। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन को लिख लीजिए। थैंक यू।